हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपना नेक्स्ट टॉपिक करने चल रहे हैं। जैसा कि कल आप लोगों से मैंने पूछा था कि क्या क्लास की टाइमिंग को बढ़ाया जाए, तो मैक्सिमम लोगों ने ये सजेशन दिया कि हाँ सर, क्लास की टाइमिंग को बढ़ाया जाए। और ये ज़रूरी भी है बेटा कि ताकि हम चाहते हैं कि सही टाइम पे आपका सिलेबस कवर हो और आपको अधिक से अधिक बेनिफिट हो सके, ये मैं चाह रहा हूँ। क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले क्वेश्चन आप सुन लीजिए, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका है प्रोफेशन क्या होता है, मीन्स पेशा क्या होता है, इसको आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एटलीस्ट आप 5 एग्जाम्पल्स बताएं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। कल हम आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताए थे। अब देखिए यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात करने चल रहे हैं, मीन्स हमारा जो उद्योग जगत है वो कितने प्रकार के हैं। तो बेसिकली हम बोले हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं 3 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। तो अब हम आते हैं, देखते हैं वन बाय वन क्या आते हैं इन सब में। अगर हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज की बात करें तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज को देखिएगा, द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब यह है बेटा कि यहाँ प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जो होता है हमारा प्राकृतिक संपदाओं का यूज किया जाता है और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कच्चे माल को अदर इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कराते हैं। मीन्स प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में जो हम कहें कि प्राकृतिक संसाधनों से जो हमें कच्चा माल मिलता है, उस कच्चे माल को हम और आगे बढ़ाते हैं कि ताकि जिससे हो सके प्रोडक्शन का काम हो सके या और भी जो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो आसानी से चल सकें। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स की। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हमारा बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। पहला है जेनेटिक इंडस्ट्री, दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आप देखिए क्या होता है, इट रिफर्स टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल। अब देखिए यहाँ पे जो आपका कह रहा है कि मीन्स जेनेटिक इंडस्ट्रीज है, इसमें जो आपके क्या कर सकते हैं कि एनिमल्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है कि आप मत्स्य पालन ले लीजिए या कर सकते हैं कि मुर्गी पालन ले लीजिए। ये सब क्या होता है कि मीन्स इनका अपना एक अलग तरीका होता है कि ये नेचुरली ग्रो करते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता है। फिर वेजिटेबल के जो सीड्स होते हैं, ये भी आप देखिए कि क्या करिए, मिट्टी में डाल दीजिए, ये अब ऑटोमेटिकली क्या होते हैं कि उनका अपना प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से निकलकर वो पेड़ तैयार करते हैं या फल हमें देते हैं। तो अगर इन शॉर्ट हम बोले कि जो हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री होता है, इसमें नेचर प्ले मोर इम्पॉर्टेंट रोल देन ह्यूमन बींग्स। मीन्स इसमें नेचर्स का, प्रकृति का ज़्यादा महत्व होता है, ह्यूमन बींग्स का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। कहने का मतलब ये है जेनेटिक इंडस्ट्रीज को अगर हम शॉर्ट में देखें तो। अब देखिए क्या है कि एनिमल हस्बेंड्रीज मीन्स मुर्गे के बच्चे जो होते हैं वो उनका क्या है, प्राकृतिक काम है। फिर अगर हम बात करें मछलियों का पालन, वो भी प्राकृतिक काम है। फिर आपका जो पेड़ पौधे हैं, क्या इसमें कोई ह्यूमन बींग्स का रोल है? नथिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल्स का, तो एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फिर एनिमल कीपिंग हो गया, फिशरीज हो गया, मत्स्य पालन जिसको आप कर सकते हैं। ठीक, ये सारे क्या हैं आपका जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। It refers to those industries under which something is extract out of the earth, water, air, example coal, oil, iron, gas, ये सारी चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या बोल रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, हम संपदाओं का या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा चीज़ है जिसको ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं, या हम कहाँ से निकाल रहे हैं उसको, पानी में से या हवाओं में से निकाल रहे हैं, ऐसे उसका क्या कर रहे हैं कि वहाँ से उस चीज़ को निकाल के हम यूज़फुल वे में उसका प्रोडक्शन करते हैं, या उसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्टिव तरीके से, या उसको कहें कि उपयोगी तरीके से बनाते हैं, मीन्स जिसका हम लोग उपयोग कर सकें, उपभोग कर सकें। ये चीज़ें जैसे कोयला आप देखिए ज़मीन खादान से निकाला जाता है, आयरन भी आपका, गैस, ऑयल, ये सब कहाँ से निकाले जा रहे हैं, ये सब मिट्टी के अंदर से निकाले जा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ह्यूमन प्ले मोर इम्पॉर्टेंट रोल देन नेचर। ठीक, यहाँ पे देखिएगा ह्यूमन फिर से हो गया और नेचर लास्ट में कीजिएगा बेटा, थोड़ा सा करेक्शन। मीन्स एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या है कि आपका जो ह्यूमन बींग्स होता है इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, नेचुरल का यहाँ पे नहीं होता है। अब कहने का मतलब है कि जब कोयला खादान में है तो वहाँ से जब तक हम कोयले को निकालेंगे नहीं तब तक उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आयरन मीन्स लोहा, हम अगर खादान से नहीं निकालेंगे तो उसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे।
ऑयल्स हैं उसको भी, ऑयल के जो हमारे कुएं होते हैं उसमें से अगर हम तेलों को ना निकालें तो उसका यूज़ हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सट्रैक्टिव में। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री। इट refers to those industries where new products are manufactured by using the previously produced things। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है, यहाँ पे हम नए सामानों का उत्पादन करते हैं जो कि पहले से उत्पादन किया गया हो। मीन्स किसी एक इंडस्ट्री के द्वारा उत्पादन किया गया सामान का यूज़ करते हुए हम जब नए सामानों का उत्पादन करते हैं वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आता है। जैसे क्लोथ फ्रॉम कॉटन, मीन्स कॉटन जो होता है उससे हम क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं। फिर हम बोले बिस्कुट फ्रॉम व्हीट, गेहूं से हम क्या कर रहे हैं, वो बिस्किट्स बनाते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें जो आपकी आएंगी, मीन्स जहाँ पे एक कह सकते हैं कि कहीं का प्रोडक्शन, किसी इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट को हम यूज़ करके उससे कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में आता है। फिर अब हम इसको सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। It refers to those industries wherein raw materials and semi-finished materials are used with the help of man and machine to bring out finished goods। कहने का मतलब यह है मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे हम कच्चे माल या अर्ध कच्चे माल का, मीन्स जो अभी कह सकते हो कि आपका पूरी तरीके से कंज्यूम करने के लिए रेडी नहीं हुआ, ऐसे माल को हम यूज़ करते हुए क्या करते हैं, सामान का निर्माण करते हैं। मीन्स हम एक तरीके से कह सकते हैं कि फिनिश प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। और इसको निर्माण करने के लिए हमें दो लोगों की सहायता चाहिए, इंसान, मैन मीन्स हमारे लेबर, मशीन मीन्स टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम इसको करते हैं। जैसे हम बात करें शुगर इंडस्ट्रीज़ कि शुगर इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते हैं कि गन्ने से क्या कर शुगर बनाते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज़ में हम बम्बूज जो हमारे बाँस होते हैं उससे हम क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं। स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे आयरन्स निकलते हैं उससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि स्टील के बर्तन हो गए, फिर अलमारीज वगैरह हो गई, ये सारा। फिर मशीन एंड टूल्स इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे भी आप छोटी बड़ी कार क्या कर सकते हैं कि मशीनरीज का निर्माण करते हैं। ठीक, इस तरीके से क्या है कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात आ रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में कई सारे टाइप्स हैं। देखिएगा, पहला एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़। अब अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग्स। यहाँ पे एनालिटिकल का मतलब क्या है कि एक ही सामान से आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज को आप एनालिटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, केरोसिन जिसको हम मिट्टी का तेल बोलते हैं, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, एक ही प्रोडक्ट से बना सकते हैं। ये हमारा एनालिटिकल हो गया। जैसे हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा मिल्क इंडस्ट्रीज होता है, मिल्क से हम क्या करते हैं, मक्खन बना सकते हैं, फिर आप उसी का बटर बना सकते हैं। ठीक है कि, और उसी का आप पनीर बना सकते हैं। देखिए, ये बहुत सारे उसके यूजेज हैं मिल्क के। ठीक, अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, अंडर दिस यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है इसमें आपका जो भी प्रोडक्ट निर्माण होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि कह सकते हैं कि निकलता है। कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर इंडस्ट्रीज, शुगर की बात करें, जो यहाँ पे मतलब पेपर हम बना रहे हैं, इसका एक अपना प्रोसेस है कि पहले बम्बूज आएंगे, फिर उसकी कटिंग होगी, फिर क्या करेंगे हम उसको मशीन के थ्रू पेपर का निर्माण करेंगे। शुगर से क्या है, शुगर इंडस्ट्रीज से पहले शुगर केन हम लाएंगे, फिर उसका हम क्या करते हैं कि रिसाइकलिंग करते हैं। उसमें से क्या करते हमारा दो चीज़ें निकलती हैं, मॉलिक्यूल्स निकलते हैं कि जिसका कह सकते हो कि आप यूज़ वाइन्स में हो जाता है। फिर दूसरा हमारा शुगर जो चीनी हम लोग यूज़ करते हैं वो हमें मिल जाता है। देखते हैं आगे, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, अंडर दिस मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ मोर यूजफुल प्रोडक्ट। सिंथेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि इसमें देखिए कि बहुत सारे प्रोडक्ट को मिलाकर आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। बेसिकली हम बात करते हैं सीमेंट, अगर आप देखें तो लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, ये सारी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम मिक्स करके क्या करते हैं, सीमेंट बनाते हैं। फिर जैसे शॉप्स का हम बात करें तो शॉप में भी आप देखिए कि क्या होता है कि आप कर सकते हो कुछ में सुगंध के लिए हम क्या परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हैं, फिर उसमें केमिकल्स यूज किए जाते हैं। सारी चीज़ों को मिलाकर एक साबुन का निर्माण होता है। पेंट्स अगर हम बोले तो उसमें भी आप देखिए लिक्विड आइटम यूज होते होंगे, कलर यूज होता है। ये सारे क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट को मीन्स अलग अलग चीज़ों को मिलाकर हम क्या करें, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में।
फिर असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इट इंक्लूड्स वेयर इन द पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर असेंबल टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो चीज़ें निर्माण की गई हैं उनको हम इस तरीके से यूज के मीन्स एक साथ जोड़कर एक नए प्रोडक्ट बना दें। यहाँ पे असेंबलिंग की बात कर रहे हैं, मीन्स जोड़ा जाता है। अब जैसे आप ध्यान से देखिए, साइकिल की बात करें तो साइकिल में क्या है कि ट्यूब अलग आ रहा है, रबड़ उसका कहीं और प्रोडक्ट हो रहा है, मीन्स साइकिल का टायर एंड ट्यूब कहीं और प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है। फिर उसके रिम्स होते हैं, फिर उसका सीट कवर आप देखिए, ये सब क्या है कि एक साथ असेंबल किए जाते हैं। कार की बात करें तो कार के जो व्हील्स होते हैं पहिए, फिर उसका जो कार का टायर हो गया, कार में शीशा यूज हो रहा है, कार के जो सीट्स यूज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है कि सबको असेंबल कर रहे हैं हम अलग अलग जगहों से। उन सारी चीज़ों को लाके एक साथ कंबाइन करके क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। इसी तरीके से आप टीवी कर सकते हैं, स्कूटर्स, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको आप देख सकते हैं कि असेंबल किए गए हैं, मीन्स एक साथ ही कई चीज़ों को जोड़कर एक नए प्रोडक्ट को निर्माण किया गया है। अब हम बात करते हैं, अगला जो मेरा है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। ठीक, कि अंडर दिस कंस्ट्रक्टिव वर्क आर डन बाय यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे देखिए कि कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज की बात अगर हम बोलें, बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्क से यहाँ पे इसका मतलब है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया गया है उसको हम यूज़ करते हुए क्या क्या कंस्ट्रक्शन में निर्माण का काम करें। यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं सीमेंट, आयरन, ब्रिक, वुड्स, ये सब सारी चीज़ों को मिलाकर हम क्या करते हैं कि आप क्या बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, मीन्स पुल बना रहे हो, रोड बना रहे हो, डैम बना रहे हो। ये सब चीज़ें क्या है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा प्रोड्यूस की गई चीज़ों को हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क में कर रहे हैं। ठीक, और ये भी ध्यान दीजिएगा, जो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उनका नेचर जो होता है परमानेंट नेचर होता है, मीन्स वो हम कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे, जल्दी उनका क्या डिस्ट्रॉय नहीं होने वाले हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा अगला है सर्विस इंडस्ट्रीज, मीन्स सेवा की बात कर रहा है कि अब जो हम अभी बाकी सारी इंडस्ट्रीज पढ़ के आ रहे हैं, मीन्स ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में, अब उन सारे काम को करने के लिए जो हेल्पफुल हमारा काम करता है, मीन्स जो हेल्पिंग इंडस्ट्रीज होती है उसको हम सर्विस इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इट इंक्लूड्स दो सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव स्मूथली। कहने का मतलब कि जो हमारे व्यवसाय को आसानी से चलाने के लिए मदद करे वो हमारा सर्विस इंडस्ट्रीज में था। जैसे आप देखें, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें। कि अगर आप क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको जो रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। फिर आप अगर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपके पास इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, तो एक्स्ट्रा कैश जो होगा उसको आप बैंक में रखना चाहते होंगे। और ये भी कर सकते हैं कि अगर बाहर आपको कहीं पेमेंट करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि बैंक का हेल्प ले सकते हो कि चेक के थ्रू पेमेंट कराने के लिए। फिर इंश्योरेंस मीन्स जो आपका मटेरियल वगैरह है उसके लॉस से बचने के लिए आप उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्रीज़ में इंक्लूड हो जाती हैं। अब हमारा जो अगला टाइप है बिजनेस का वो है कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या है इसको हम देखते हैं। कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय टेकिंग हेल्प ऑफ एड टू ट्रेड ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय बियरिंग रिस्क। अभी ये देखिए जो बात कर रहा है कॉमर्स की बात अगर हम बेसिकली करें तो देखिए बेटा, इंडस्ट्रीज़ में हमारा क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है, एक तरीके से हम कहें तो वहाँ पे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, निर्माण किया जाता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो प्रोडक्ट अगर हम बोलें अल्टीमेट जो हमारा कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उनके पास कैसे पहुँचेगा, तो वो काम हमारा कॉमर्स के थ्रू होता है। मीन्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराते हैं और इसको रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। प्रॉफिट मोटिव होता है, मेरा लाभ कमाने का उद्देश्य होता है, और जोखिम भी हमें यहाँ पे उठाना पड़ता है। मीन्स जब भी आप कोई बिजनेस करने जाओगे तो वहाँ पे आपको जोखिम की बात आनी ही आनी है। ठीक, तो अगर हम कॉमर्स का बात करें कितने टाइप्स का होता है, तो एक 2 टाइप्स का होता है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स। एड टू ट्रेड का मतलब होता है कि जो हमारे व्यापार को करने में सहायक हों। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रेड्स की कि ये कितने प्रकार के होते हैं। इट इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स ट्रेड्स का मतलब बेसिकली हम क्या बोलें कि गुड्स एंड सर्विसेज का क्रय और विक्रय, ये क्या है आपका कि ट्रेड कहलाता है। ट्रेड 2 टाइप्स का होता है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब देसी व्यापार,
फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है विदेशी व्यापार। अगर हम होम ट्रेड की बात करें तो ये हमारा क्या होता है कि जब हम एक अपने देश के जियोग्राफिकल बाउंड्री में जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंदर कोई भी व्यापारिक गतिविधि करते हैं तो हमारा देशी व्यापार कहलाता है। फॉरेन ट्रेड जब हम अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलकर मीन्स दो देशों के बीच में जब व्यापार किया जाता है वो क्या होता है कि विदेशी व्यापार कहलाता है। आइए देखते हैं होम ट्रेड। When buying and selling of things takes place within the national boundaries it is called home trade। हमने बोला कि मीन्स जो हमारे देश की सीमा है अगर उसके अंदर रहते हुए हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है देसी व्यापार या होम ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके देखिए क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। लोकल ट्रेड, लोकल ट्रेड का मतलब कि आप जैसे किसी सिटीज़ में रह रहे हो उस सिटीज़ के अंदर करो या कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आप व्यापार कर रहे हो। फिर स्टेट ट्रेड, आप राज्य स्तर तक कर रहे हो मीन्स एक शहर से दूसरे शहर तक आप व्यापार कर रहे हो। फिर इंटर स्टेट ट्रेड, आप एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर व्यापार कर रहे हो। तो अब देखिए तीनों जितने भी हैं ये सारे क्या हैं कि ए विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री मीन्स एक देश की सीमा के अंदर ही सब कुछ आ रहा है, इस सीमा से बाहर नहीं जा रहे। अगर हम बात करें लोकल, स्टेट एंड इंटर स्टेट लेवल का जो ट्रेड की बात है इसमें बेसिकली क्या आते हैं तो इसमें होलसेल एंड रिटेल आता है। होलसेल का मतलब होता है बेटा कि जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बल्क में मीन्स ह्यूज अमाउंट में आप कर सकते हैं कि ह्यूज बल्क में बहुत ज़्यादा मात्रा में हम कहें प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, फिर उसी में से छोटी मात्रा में क्या करते हैं रिटेलर को सेल करते हैं और रिटेलर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर उसको क्या करता है कि सेल करता है कंज्यूमर को। ठीक, मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर खरीदता है और होलसेलर उसका स्मॉल पार्ट बना के रिटेलर को देता है और रिटेलर क्या करता है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमर को देता है। ये हमारा क्या होता है कि होम ट्रेड के अंदर आता है। ठीक, अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज और बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। अगर हम बोलें कि दो देशों के बीच में मीन्स दो देशों के व्यापारियों के मध्य अगर कोई व्यापारिक संबंध होता है या व्यापार होता है तो उसको हम विदेशी व्यापार बोलते हैं। ठीक है, या हम कहें कि अपने देश के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर जाकर हम व्यापार करते हैं तो विदेशी व्यापार कहलाता है। अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं तो हमारा बेसिकली जो है 3 टाइप्स का होता है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है, इन दिस अ बिजनेसमैन परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेस मैन ऑफ एंड अदर कंट्रीज। कहने का मतलब है कि इंपोर्ट में क्या होता है कि जैसे हम कहें कि भारत का एक व्यवसायी है वो क्या कर रहा है कि ये किसी विदेशी देश से मीन्स किसी दूसरे देश के व्यवसायी से क्या कर रहा है प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करें कि एक इंडियन बिजनेसमैन है वो परचेज कहाँ से कर रहा है, यूएसए के बिजनेसमैन से कर रहा है, यूएसए के व्यापारी से कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे आयात करना, इसी को बोलते हैं या इम्पोर्ट बोलते हैं। ठीक, एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात, वन कंट्री बिजनेसमैन सेल्स टू द बिजनेसमैन ऑफ एंड अदर कंट्री। इसमें क्या होता है कि एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को क्या करता है प्रोडक्ट बेचता है, उसको हम निर्यात बोलते हैं। जैसे हम बात करें इंडियन बिजनेसमैन अगर यूएसए के बिजनेसमैन को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है मीन्स भारत से कोई माल बाहर भेजा जाता है तो उसको हम बोलते हैं निर्यात करना। ठीक, चलते हैं हमारा अगला जो है कि हमारा अगला टॉपिक है इंटरपोर्ट। मीन्स ये क्या होता है, इम्पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट मीन्स हम आयात करते हैं सामान का किस पर्पज़ के लिए, निर्यात करने के लिए। आयात बेसिकली देखिए जब हम इंपोर्ट करते हैं एक उसमें क्या होता है कि जब हम गुड्स को मंगाते हैं वो अपने देश के लिए यूज के लिए मंगाते हैं, लेकिन जब इंटरपोर्ट की बात आ रही है कि हम एक देश से सामान मंगा के दूसरे देश को भेजते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए भारत की हम बात करें, अब भारत का किसी देश से संबंध बहुत अच्छा है तो वहाँ से भारत आसानी से सामान ले सकता है, लेकिन एक दूसरा देश है जिसको सामान की ज़रूरत है और उसका क्या है कि जहाँ से भारत को सामान मिल सकता है उस देश के साथ उसका क्या है व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा नहीं है तो वहाँ से वो परचेज नहीं कर सकता। तो ऐसे में वो भारत की हेल्प ले सकता है कि मीन्स भारत क्या करे जिस देश से सामान उसको चाहिए। जैसे हम बोलें कि यूएसए से भारत क्या करे सामान मंगाए और लाकर अपने यहाँ बगल में पड़ोसी देश हमारा है जो नेपाल को बेच दे, तो ये क्या है इंटरपोर्ट हो रहा है। मीन्स पहले हमने क्या किया इंपोर्ट किया फिर इसी को एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था उसको क्या था एक्सपोर्ट करना था। मीन्स जो इंपोर्ट हम किए एक्सपोर्ट करने के लिए किए हैं, अपने कंट्री में उस प्रोडक्ट का यूज़ करने के लिए नहीं किए।
अब देखिए कि पहला जैसे हमने बताया कि ये तब हो सकता है जब दुश्मनी हो देशों में, मीन्स नेपाल और यूएसए का अगर आपस में अच्छा रिलेशन नहीं है तो ऐसे केस में भारत इस चीज़ को कर सकता है। फिर दूसरा चीज़ आपका हो सकता है कि अगर नेपाल डायरेक्ट यूएसए से खरीदे तो उसको वो सामान कॉस्टली पड़ जाए, कि महंगा पड़े, और अगर भारत के थ्रू खरीदे तो क्या होता है कि उसको सस्ता पड़ जाए। जैसे अगर आप ध्यान दीजिए कि जो क्रूड ऑयल्स होते हैं, कि इंडिया क्या करता है कि पहले इंपोर्ट करता है, अपने यहाँ मंगाता है क्रूड ऑयल्स को, हम लोग भी उसको यूज़ करते हैं, मीन जो हमारे डीजल और पेट्रोल होते हैं, और उसी डीजल और पेट्रोल को इंडिया नेपाल को भी एक्सपोर्ट करता है। दैट्स मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेपाल इसलिए खरीद रहा है भारत से, उसको भारत से सस्ता पड़ता है। अगर ईरान वगैरह से नेपाल खरीदे तो उसको सस्ता नहीं पड़ पाता है, ये चीज़ है। फिर हमारा जो है अगला टॉपिक एड्स टू ट्रेड, मीन्स जो हमारा ट्रेड है उसको चलाने में सहायक जो हमारी गतिविधियाँ हैं उनको हम बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। जैसे हम कहें कि मिडिल मैन जो कह सकते हैं कि मध्यस्थता का काम करते हैं, वो क्या है कि हमारे व्यापारिक संबंध को अगर मान लीजिए कि हम यहाँ फॉर एग्जांपल बैठे हैं उत्तर प्रदेश में और हमें क्या करना है कि मंगाना है सामान बॉम्बे से, तो अब ऐसे में एक बिचौलिया कर सकते हैं कि जिसको हम मिडिल मैन कहते हैं, वो क्या कर सकता है कि हमारे यहाँ से बैठे हुए जो बॉम्बे में हमारा बिजनेसमैन है उसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करा सकता है, या हम दोनों को मिला सकता है। या अगर हम बोलें कि हम इंडिया में बैठे हुए हैं, यूएसए से हमें बिज़नेस करना है, यूएसए से कोई सामान मंगाना है, तो उसके लिए हमें कोई एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जो इस चीज़ को आसानी से करा सके। फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि मीन सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की नीड्स पड़ती है। वेयर हाउसिंग मीन्स गोदाम जिसे हम बोलते हैं, कि अब सामान अगर हम मंगा रहे हैं तो उसको हमें रखने के लिए, स्टोरेज के लिए वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर अब सामान गोदाम में रखा हुआ है कि वो लॉस ना हो जाए, उसका मीन्स आग से जल ना जाए, ये सारी, या चोरी ना हो जाए, उस रिस्क से बचने के लिए हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं। बैंकिंग, फिर हमें आ रहा था इसमें कि बैंकिंग में क्या होता है कि हम अपना अकाउंट्स ओपन किए रहते हैं, कि जो भी हमारा इनकम हो रहा है, कैश आ रहा है, उसको हम बैंक में जमा करते हैं, या जब भी हमें पेमेंट करना होता है बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग, जहाँ पे हम कर सकते हैं अपना प्रचार करा रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको लोग अधिक से अधिक जाने, ताकि क्या कर सकें, खरीद सकें, उसका यूज कर सकें। ठीक, अगला टॉपिक हमारा ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन इसको बोलते हैं। अब देखिए अगर आप ध्यान दीजिए कि हम जब हमारा जो चैप्टर है, या हम कहें कि जो सब्जेक्ट है, इसका नाम ही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमें बिजनेस, व्यवसाय और संगठन दोनों के बारे में जानना है। तो अभी हमने जो देखा ये बिजनेस के बारे में देखा, अब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेसिकली? ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग और ग्रुपिंग ऑफ few people to work together for achieving a certain goal। कहने का मतलब एक निश्चित उद्देश्य के लिए कई लोगों का समूह बनाकर काम किया जाना ही क्या है, संगठन कहलाता है। अगर हमारा कोई एक कह सकते हैं कि एम है, उस एम की प्राप्ति के लिए कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और एक कह सकते हो कि मैनर्ड तरीके से काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हाँ सब अपने में मस्त हैं, ऐसा नहीं कि एक सबका क्या है, सर्टेन ऑब्जेक्टिव है, निश्चित उद्देश्य, उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब हम लोग मिलकर काम करते हैं उसको क्या है कहा जाता है, संगठन कहलाता है। अब बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द ग्रुपिंग ऑफ फ्यू पीपल और वर्क टूगेदर बाय लीडरशिप एंड कंट्रोलिंग टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों का समूह जो कि किसी एक के नेतृत्वकर्ता में, मीन्स एक के नेतृत्व के द्वारा कि काम कर रहा है, और किस लिए काम कर रहा है कि हमारा कुछ पहले से निर्धारित उद्देश्य है, पहले से निर्धारित हमारा एम है, उस एम को प्राप्ति के लिए, मीन्स उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए हम उस कार्य को कर रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमारा जो मोटिव होता है, मीन्स हमारा उद्देश्य होता है, वहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना होता है, मीन्स जहाँ पे हम कर सकें कि हमारा इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट हो। आप ये शुरू से ही देखना है कि हम जो अभी चीज़ें पढ़ रहे हैं सारा सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मीन्स जहाँ पे हमें प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से कई लोग मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं, वो क्या होता है, व्यावसायिक संगठन के अंदर आपका आएगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर इस्टेब्लिशिंग बिजनेस। एक बिजनेस यूनिट को इस्टेब्लिश करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान देना पड़ता है, वो चीज़ कह रहा है। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस मीन्स अगर हम किसी भी बिजनेस को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या बात कर रहा है, इंटरेस्ट मीन्स आपका रुचि किस चीज़ में है,
फिर योग्यता एंड स्कोप मीन्स आने वाले समय में उसका क्या ग्रोथ हो सकता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको किसी भी बिजनेस को सिलेक्ट करना चाहिए, कोई भी व्यवसाय करना चाहिए। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ रिस्क। दूसरी चीज़ है कि जो बिज़नेस आप करने जा रहे हैं उसके लिए पूंजी क्या उपयुक्त है आपके पास कि नहीं, और उसमें जोखिम कितना है वो बात कर रहा है। फिर फॉर्म ऑफ बिजनेस, वो किस प्रकार का बिजनेस है, मीन्स वहाँ पे कितनी कैसे पर्सन की नीड पड़ेगी, कि आप अकेले कर सकते हो, कई लोगों को नीड्स पड़ेगी, ठीक। फिर प्लेस ऑफ बिजनेस, आप कहाँ पे करोगे व्यवसाय को। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, कि आप का जो बिजनेस करने जा रहे हो उसका साइज क्या होगा, मीन्स आप पे लोकल लेवल पे करोगे या डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, ये सारी चीज़ें। फिर एसेट्स की, संपत्तियों की कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। फिर मैन मशीन मटेरियल, और आप कर सकते हो कि मनी, ये सारी चीज़ें का क्या आपको मिल सकते हैं कि नहीं, उसके लिए देखिए ये 4 एम्स की बात है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली आपके 5 एम्स होते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक नॉर्मल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा ये 4 एम मैन मशीनरी मटेरियल, ठीक है, और मनी, ये आपको आसानी से मिल सकते हैं कि नहीं। फिर लाइसेंस, कि जो आप बिज़नेस करने जा रहे हैं क्या उसके लिए आपको कोई लाइसेंस वगैरह चाहिए कि बिना लाइसेंस के भी कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा बिजनेस का फॉर्म है जो आपको सूटेबल होना चाहिए, कि मीन्स आसानी से किया जा सकता है। तो बात कर रहे हैं इसमें, हम देखें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। इजी इन इस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस का फॉर्म ऐसा होना चाहिए कि जो आसानी से स्थापित किया जा सके, मीन्स जिसे आसानी से चलाया जा सके। लीगल फॉर्मेलिटीज़, जहाँ पे कहें कि बहुत ज़्यादा कानूनी पेच ना हो, ऐसा होना चाहिए। लाइबिलिटी मीन्स दायित्व, आपका बहुत ज़्यादा दायित्व नहीं होना चाहिए, कि ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप लाइबिलिटीज़ क्या डिसाइड करना चाहते हो, कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ रखना चाहते हो कि लिमिटेड रखना चाहते हो। फिर जियोग्राफिकल कंडीशन, जहाँ पे आप व्यवसाय करने जा रहे हो वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र अच्छा होना चाहिए, ताकि कहने का मतलब कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन साधन वगैरह आपको उपलब्ध होने चाहिए, अदरवाइज फिर आपके बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इकोनॉमिकल एंड इलास्टिक, कहने का मतलब यहाँ पे है कि बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसमें हम चेंजेस कर सकें, लोच पोल होना चाहिए। टैक्स बर्डन, बहुत ज़्यादा उस पर कर न लगने वाला हो, ऐसा बिजनेस कीजिए। सेक्रेसी, कि उसकी गुप्तता बरकरार रखी जा सके, ऐसा बिजनेस होना चाहिए आपका। फिर इकोनॉमिकल एंड इलास्टिक, देखिए वो रिपीट हो गया है पॉइंट आपका, ठीक। अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि हमारे जो व्यवसायिक संगठन है वो कितने प्रकार के हमारे पास बिजनेस करने के लिए अवेलेबल है, कौन कौन सा व्यवसाय है जिसे हम कर सकते हैं। बेसिकली हम बात करें कि एक किस फॉर्म में हम कर सकते हैं व्यवसाय, ठीक। अब देखिए, सोल ट्रेड, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये सारे फॉर्म को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, सोल ट्रेड, जिसको आप बोलते हैं एकाकी व्यापारी, ठीक है। एकाकी व्यवसाय कि अब देखिए, अंडर दिस देयर इज वन पर्सन हु इन्वेस्ट देयर मनी एज कैपिटल, ही इज बेनिफिशियरी ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए, एकाकी व्यवसाय का मतलब समझ लीजिए बेटा कि एक सबसे ईजीएस्ट फॉर्म होता है बिजनेस का, जिसमें कि एक सिंगल पर्सन होता है, क्या करता है कि अपनी सारी पूंजी लगाता है, उस व्यवसाय को अकेले चलाता है, और जो भी उसमें प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का वो इकलौता मालिक होता है, मीन्स उस प्रॉफिट को अकेले यूज करने वाला इंसान होता है। और दूसरी चीज़ बोलें कि जो उसका दायित्व है वो अनलिमिटेड होता है। ये लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड का मतलब ये समझ लीजिए कि जहाँ पे भी आपकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड है, तो इन केस अगर आपके ऊपर डेब्ट्स है तो उस डेब्ट्स का पेमेंट करने के लिए आपके पर्सनल एसेट्स को बेचा जा सकता है, मीन्स आपके घर की संपत्ति को बेचा जा सकता है। वो आपका क्या होता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ इसी को बोलते हैं। फिर बात करें अगर इसकी फीचर्स की, तो यहाँ पे जो कर सकते हैं डायरेक्ट मोटिवेशन, चूँकि इकलौता इंसान है तो प्रेरित होता है उस चीज़ को करने के लिए सीधे सीधे, क्योंकि अगर वो अच्छे से काम करेगा तो प्रॉफिट उसी को होगा, नहीं करेगा तो लॉस उसी को होगा। फिर इंडिविजुअल कंट्रोल, उसी का पूरा कंट्रोल है इकलौता होने की वजह से। लिमिटेड मैनेजर इफिशियंसी, आपको बहुत ज़्यादा मैनेजर स्किल्स की नीड्स नहीं पड़ने वाली है। फिर लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, आप एक निश्चित दायरे में रह के अपने बिजनेस को कर सकते हैं, कि उसका भी टेंशन नहीं कि बहुत ज़्यादा लेवल पे आपका है। फिर ऑल प्रॉफिट केप्ट बाय ओनर, कि जितने भी आपके उससे फ़ायदे होंगे उस सब कुछ आप ही को मिलने वाला है, मीन्स जो उसका मालिक है उसी को मिलने वाला है। अगर हम मेरिट्स की बात करें कि इसके क्या कर सकते हैं गुण हैं कि सोल ट्रेड के, तो वो है इजी फॉर्मेशन।
सोल ट्रेड बेसिकली आप याद रखिएगा बेटा, बहुत ही इजी होता है फॉर्म करने में। जैसे हम बोलें कि आप देखते होंगे कि किराने की दुकान आपका है, चाय वाला है, फिर आप देख सकते हो कि जो ठेले लगाते हैं, ये सब सोल ट्रेड में आ सकते हैं कि एक क्या कोई इनका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज है चलाने के लिए ना, आसानी से ये चलाया जा सकता है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग मीन्स जब भी निर्णय की बात आती है तो ये तुरंत निर्णय ले सकते हैं। मीन्स अगर कल को कोई भी इनको निर्णय लेना है कि किसी भी संबंध में कि बिज़नेस को चलाना है या नहीं चलाना है, कोई सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये सारा चीज़ क्या है कि ये आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक, सिक्रेसी यहाँ पे गुप्तता रहती है, क्योंकि इकलौता है तो कोई भी चीज़ किसी को पता नहीं है। फ्रीडम, स्वतंत्रता है यहाँ पे, जब आप चाहो जैसे चाहो व्यवसाय को चलाओ, जब चाहो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, यहाँ पे आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़, कानूनी पेज की जरूरत नहीं है, मीन्स कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। अब आप क्या सोचते हो कि एक चाय वाले को क्या करना पड़ेगा, जाकर पहले रजिस्ट्रेशन कराए, सब कुछ कराए? ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता है अगर वो सोल ट्रेड बिजनेस कर रहा है। फिर पर्सनल टच, यहाँ पे पर्सनल टच का बात जो है कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनसे हमारा आपसी संबंध बना रहता है, कि कह सकते हैं कि अकेले हम ही हैं दुकान पे बैठ रहे हैं तो जो भी कस्टमर आएगा हम उसको बहुत ही अच्छे से जानते रहते हैं कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी परेशानियां क्या हैं, वो सारी चीज़ को हम जान के उसको क्या कर सकते हैं कि ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेड। अब इसके दोष क्या हैं सोल ट्रेड की बात करें तो पहला अगर हम बात करें लिमिटेड कैपिटल, यहाँ पे जो हमारी पूंजी है वो कह सकते हैं कि सीमित है, कि अगर हम अपने बिजनेस के वो बढ़ाना चाहते हैं तो होगा क्या कि हमारे पास पूंजी की अधिकता नहीं होने की वजह से, कि क्योंकि इकलौते इंसान हम हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ही तो हम लगा सकते हैं एज ए कैपिटल। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी, हमारा दायित्व जो है असीमित है, कि कल को अगर लॉस होता है बिजनेस को तो उसकी वजह से हमारे घर की संपत्ति भी बेची जा सकती है। फिर रॉन्ग डिसीजन, कि अकेले होने की वजह से कई बार क्या कर सकते हैं कि हम निर्णय जो होता है वो गलत भी ले सकते हैं। फिर लिमिटेड एक्सपेंशन, कि एक्सपेंशन का मतलब होता है कि आपका जो ग्रोथ, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो अकेले अगर आप हैं तो एक लिमिटेड एरिया तक ही आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि आप हर जगह अपने हर बिजनेस यूनिट को कंट्रोल कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन भी नहीं कर सकते। और दूसरा चीज़ है कि एक्सपेंशन करने के लिए आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अकेले उतना फंड्स भी नहीं ला पाएंगे। फिर लिमिटेड क्रेडिट फैसिलिटीज़, कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोन ही लेना चाहते हैं, कि अभी कुछ लोग कह सकते हैं कि सर लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इकलौते इंसान हैं तो आपका लोन लेने का भी एक लिमिटेशन होता है। मीन्स इकलौते इंसान को, आप सोल ट्रेड में है कि एक अकेले पर्सन है तो बैंक एक लिमिट तक ही लोन देगा, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड अमाउंट्स आपको एज ए लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे डिमेरिट्स हैं हमारे सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली पार्टनरशिप जो हमारे हैं वो अगले क्लास में पढ़ते हैं। मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।